चलिए, पिछले क्लास में हम लोग भोजन में रसायन पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना? नहीं, कि भोजन में रसायन हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये आपको पढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब आज के क्लास में अगर देखें हम लोग, तो आज के क्लास का हम लोग का टॉपिक है शोधन अभिकर्मक, नहीं जिसको क्लींजिंग एजेंट कहते हैं, ध्यान रखना है। शोधन अभिकर्मक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लींजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सफाई करने वाले रसायन को शोधन अभिकर्मक कहते हैं। नहीं, सफाई करने वाले रसायन क्या कहते हैं, शोधन अभिकर्मक कहते हैं। इस खंड में हम अपमार्जकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्जेंट के विषय में पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, शोधन का मतलब क्या होता है, सफाई के लिए दो प्रकार के अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। यानी सफाई के लिए दो प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं भाई? एक है आपका साबुन और दूसरा है संश्लेषित अपमार्जक। नहीं, साबुन यानी कि सोप और दूसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक है, दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो सफाई करने वाले एजेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं। नहीं, कौन से एजेंट हैं? ऐसे ही देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोग सफाई करना पढ़ ही रहे हैं। नहीं, जितना दवाई होता है वो कीड़ों का सफाया ही तो करता है। नहीं, सेम चीज है। चलो, लिखा हुआ है कि ये दोनों ही जल के शोधन गुण को सुधारते हैं। नहीं, जल का यूज जनरली हम लोग साफ करने के लिए ही करते हैं ना। नहीं, अगर आप उसमें डिटर्जेंट मिला देते हो तो जल के साफ करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। यह वसा के निष्कासन में सहायता करते हैं। नहीं, ये जो है वो जनरली किसके सफाई करते हैं, वसा, यानी आपके कपड़े पर या कहीं भी अगर वायली सबस्टांस चिपक गया है, नहीं जिसके कारण धूलकण चिपक रहे हैं, तो उनको साफ करने में ये मदद करता है। ठीक है, वसा का मतलब क्या होता है, वायली सबस्टांस, ध्यान रखना है, तैलीय पदार्थ। अब साबुन के बारे में पढ़ाया गया है, सोप। नहीं, तो सोप के बारे में लिखा हुआ है दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटासियम के लवणों को साबुन कहते हैं। नहीं, दीर्घ श्रृंखला का मतलब कार्बन चेन का लंबा श्रृंखला। नहीं, दीर्घ श्रृंखला, तो दीर्घ श्रृंखला किसका बात करता है, कार्बन चेन, और कार्बन चेन की लंबी श्रृंखला, ध्यान रखना है। ठीक है, और वो श्रृंखला में क्या उपस्थित रहेगा, अम्ल रहेगा, ध्यान रखना है। यानी कि कार्बन चेन का लंबा चेन रहेगा और उसमें COOH ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटासियम के लवणों को साबुन कहते हैं। यानी एक्चुअली देखा जाए तो जो साबुन होते हैं ये लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं, लवण होते हैं, जो एक्चुअली एसिड और बेस के रिएक्शन से बनाए जाते हैं। किससे बनते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो, अब कौन कौन से एसिड यूज होते हैं उन एसिड का बताया गया है। नहीं, तो एस्टेरिक एसिड बताया गया है, ओलिक एसिड बताया गया है, नहीं, और पामिटिक अम्ल। नहीं, यानी तीन प्रकार के अम्ल जो हैं इनका यूज किया जाता है। ये तीन प्रकार के जो अम्ल हैं इनका यूज किया जाता है काची बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब एसिड हैं। अब इन एसिड का बेस से रिएक्शन कर दो। नहीं, तो एसिड का बेस से रिएक्शन कर दोगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो सॉल्ट बनेगा, और वही सॉल्ट कैसे काम करेगा, साबुन की तरह काम करेगा। नहीं, इसमें प्रचलित कौन है, एस्टेरिक एसिड, इसी को दिया रहता है ज्यादातर बुक में हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया कि साबुन क्या है, लवण है। कैसे बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से। जो एसिड होता है वही मेन पार्ट होता है इसका, जो एसिड होता है वही इसका मेन पार्ट होता है, ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि एसिड वाले पार्ट में लॉन्ग कार्बन चेन होता है, लंबा कार्बन चेन होता है, और क्या होता है, COH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगला है साबुनीकरण, नहीं सेपोनिफिकेशन। तो साबुनीकरण क्या है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। नहीं, कैसे बनता है, तो देखो तो क्या लिख रहा है, एस्टेरिक एसिड को जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं ना। नहीं, तो देख लो, एस्टेरिक एसिड हो गया, NaOH क्या है, बेस है। नहीं, तो एसिड और बेस को साथ में रख के क्या करना है, गर्म कर देना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बन जाएगा, जब एस्टेरिक एसिड को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसिडेट बनेगा, ध्यान रखना है। और यही सोडियम एसिडेट हमारा क्या कहलाएगा, साबुन। दिक्कत है? नहीं, तो अब इन लोगों का रिएक्शन देख लेते हैं, कैसे इनका रिएक्शन दिया हुआ आता है। देखा जाए, यहां से देखें हम लोग, तो हम लोग को ध्यान रखना है, पहले बताया गया है कि जो एस्टेरिक एसिड हम लोग का बनता है वो कैसे बनता है। एस्टेरिक एसिड जो है वो आपका कैसे बनता है, पहले वो बताया गया है। नहीं, तो देखा जाए, ये सामने हम लोग का जो लिखा हुआ है क्या है, ईस्टर है। ये क्या लिखा हुआ है, ईस्टर।
नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं कि ईस्टर का अगर हाइड्रोलाइसिस कराया जाए, ईस्टर का रिएक्शन अगर वाटर से करवाएं नहीं तो क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल बनता है। नहीं, जैसे मान लो कि हम यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो कोई तुमको दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये तुम्हारा क्या है, ईस्टर। नहीं, अब ईस्टर का रिएक्शन तुमको कह दिया कि वाटर से कर दो, H2O से कर दो, तो H2O से करोगे तो ये क्या चीज बनाएगा, H प्लस और OH माइनस। चलो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, ये बॉन्ड उठ के ऊपर जाएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, जाएगा। अगर इसका तुम प्रोडक्ट बनाओ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H बनेगा कि नहीं बनेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, IC1 से क्या जुड़ गया, OH, इससे क्या जुड़ेगा, H, तो प्लस में क्या बनेगा, अल्कोहल। बोलो इतना में दिक्कत है नहीं। तो सेम रिएक्शन ये है, ध्यान रखना, ये एक ईस्टर है। ईस्टर का रिएक्शन पहले हम लोग किए हैं वाटर के साथ, नहीं तो ईस्टर का रिएक्शन जब वाटर से करोगे तो क्या बनेगा, एसिड और अल्कोहल। नहीं, कैसे बना है देख लो, एसिड और अल्कोहल। चलो वाटर को तोड़ते हो तो वाटर कौन सी टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। तो देखो तो यहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप कय गो है, 3 गो। नहीं तो तुमको कय गो वाटर चाहिए, 3 गो वाटर चाहिए, क्योंकि 3 H प्लस है, 3 गो OH माइनस चाहिए। चलो ये जो OH माइनस है इसको तुम कहाँ अटैक कराओगे, इस पर, देख रहे हैं OH माइनस को कहाँ अटैक कराए थे, C डबल बॉन्ड O पर। नहीं तो ये OH कहाँ जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा, और जैसे ही इस पर जुड़ेगा तो ये बॉन्ड खुल के कहाँ जाएगा, इधर की तरफ, ये बॉन्ड खुल के कहाँ जाएगा, इधर की तरफ, ये बॉन्ड खुल के कहाँ जाएगा, इधर की तरफ। तो एक OH इस पर, एक OH इस पर, एक OH इस पर। नहीं तो क्या बना, C17H35 COO और OH बनेगा, बोलो कि नहीं बनेगा। चलो तो यहां से हम लोग को देखा जाए तो देखो तो बना हुआ है 3 गो C17H35 COH, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहां से जो H प्लस है वो कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन पर। नहीं तो देखो बना होगा CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2OH बना हुआ है। परेशानी है किसी को नहीं, तो हम लोग का एसिड जो है, नहीं ये बनेगा हम लोग का, वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस आपका जुड़ेगा कहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पे, और OH कहाँ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O के साथ बनेगा। चलो अब हम लोग क्या किए कि ये हमारा बन गया स्टेरिक एसिड, यही हमारा है स्टेरिक एसिड हमारा बन गया। अब इसी स्टेरिक एसिड का रिएक्शन किससे कराया गया, NaOH के साथ। नहीं तो NaOH से एसिड और बेस का रिएक्शन करोगे भाई तो क्या निकलेगा, वाटर, H2O बाहर निकलेगा। नहीं, एक में का H निकाल दो और एक में का OH, H और OH निकल क्या बनेगा, H2O निकाल देगा। नहीं बाकी को तुम जोड़ दो तो देख लो C17H35 C17H35 COO, यहाँ सिर्फ H हटा है तो COO दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या आया माइनस, और इसमें जब OH तो क्या आएगा Na प्लस, बनाइए। नहीं तो ये जो सोडियम एसिडेट बना यही आपका क्या है, साबुन। नहीं और यहाँ से H निकला, यहाँ से OH, तो बाहर क्या निकला, H2O, तो आपका साबुन ये हो गया। तो ये साबुन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, C17H35 CO माइनस Na प्लस, ठीक है, इसी को सोडियम एसिडेट कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना था, समझ में आ रहा है ना। नहीं ये हम लोग का था ग्लिसरील ईस्टर ऑफ एस्टेरिक एसिड। नहीं ये ग्लिसरील ईस्टर ऑफ एस्टेरिक एसिड है, यानी कि एस्टेरिक एसिड का ईस्टर है ये, बस में आ रहा है। नहीं इसी की मदद से स्टेरिक एसिड आपका बना हुआ है, और स्टेरिक एसिड का रिएक्शन बेस से कर दो, सोडियम एसिडेट बन जाएगा, वही आपका क्या होगा, साबुन होगा। दिक्कत है, चलो आगे बढ़ जाओ। लिखा हुआ है केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखना है। नहीं यानी कि आप यहाँ पर जो बनाए थे पीछे वाले पेज में, यहाँ पर ये क्या बना, सोडियम एसिडेट। अगर हम चाहते तो यहाँ पर NaOH नहीं यूज करके क्या यूज करते थे, KOH, तो आप यहाँ NaOH के जगह पर KOH भी यूज करते। नहीं तो यहाँ पर जो Na प्लस है उसके जगह पर क्या होता, K प्लस, यानी फॉर्मूला एक और बन सकता था C17H35 CO माइनस K प्लस बनता, तो ये पोटासियम एसिडेट होता। इसका नाम क्या था, सोडियम एसिडेट, इसका नाम क्या होता, पोटासियम एसिडेट। तो ये भी एक साबुन है, ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है क्या कि देखा क्या गया है कि जनरली साबुन के रूप में आप उपयोग किसका कर सकते हैं, या तो सोडियम एसिडेट का या तो पोटासियम एसिडेट का। इसके अलावा अगर किसी और मेटल का यूज करके आप साबुन बनाते हैं,
नहीं, तो वो साबुन सफाई के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग पानी में आसानी से सॉल्युबल होते हैं। बाकी मेटल का अगर आप सोडियम एसिडेट के साथ रिएक्शन करके अगर साबुन बनाते हो तो वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां से हम लोग क्या ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटासियम वाले जो साबुन हैं वही कपड़ों की सफाई कर सकते हैं। नहीं, बाकी मेटल का अगर हम साबुन लेंगे तो वो कपड़ों की सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये लोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। नहीं, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बाकी मेटल का जो साबुन होता है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है सोडियम वाला, पोटासियम वाला थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो पोटासियम वाला ज़्यादा अच्छा होता है आपके यूज़ करने के लिए। बस मेरा जो इसमें लिखा भी हुआ है आप पढ़ेंगे। चलिए, तो लिखा हुआ है केवल सोडियम और पोटासियम साबुन ही, केवल सोडियम और पोटासियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे धातुओं के साबुन सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे सोडियम पोटासियम जो आपने मन किया सर तो मैग्नीशियम लगा दिया तो कैल्शियम लगा दिया, नहीं, बस मेरा सोडियम साबुन की तुलना में पोटासियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं। नहीं, ये आगे हम लोग का ध्यान रखना है। इन्हें NaOH के स्थान पर KOH का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नहीं, रिएक्शन में हम लोग NaOH यूज किए थे, उसको हटा के KOH यूज कर दो, आपका पोटासियम वाला साबुन बन जाएगा। और पोटासियम वाला साबुन जो होता है आपके त्वचा के लिए क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ज्यादा अच्छा होता है। चलिए, साबुन के प्रकार। नहीं, साबुन के कौन कौन से प्रकार हैं? तो टॉयलेट सोप है, जिसको हिंदी में क्या लिखा है पढ़ सकते हैं आप। फ्लोटिंग सोप है, पानी में तैरने वाला साबुन होता है। ट्रांसपेरेंट सोप होता है, जिसको पारदर्शी साबुन कहते हैं। मेडिकेटेड कुछ सोप आते हैं, जिसको औसत साबुन कहा जाता है। सेविंग सोप आते हैं, दाढ़ी बनाने के साबुन। नहीं, तो ये हमारे काम का है तो इसलिए हम इसको लिख दिए हैं, ध्यान रखना है। नहीं, ध्यान रखना है, सेविंग सोप, दाढ़ी बनाने के साबुन। इस साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल। नहीं, तो ये आपका पूछ चुका है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। नहीं, कि सेविंग सोप जो होते हैं उसको मुलायम रखने के लिए, उनको गीला रखने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ठीक है, साथ साथ ध्यान रखना है, नहीं झाग उत्पन्न करता है सेविंग क्रीम के? नहीं करता है, करता है। नहीं, तो इन्हें बनाते समय रेजिन, ध्यान रखना है, रेजिन नामक गोंद, अब गोंद का मतलब कि चिपक नहीं जाए, नहीं, ध्यान रखना है, झाग उत्पन्न करने वाला गोंद है। ठीक है, तो रेजिन नामक गोंद डाली जाती है, इससे सोडियम रेजिनेट बनता है जो अच्छी तरह झाग बनाता है। बस मेरा है, जो अच्छी तरह झाग बनाता है। देखते हैं जो बनाता है दाढ़ी, नहीं वो पूरा एकदम झाग उत्पन्न कर देता है। चलिए, इतना में दिक्कत नहीं ना है, लेकिन अब उसका भी समय खत्म हो गया। अब उतना रगड़ने का टाइम किसी के पास नहीं है, सीधे फोम निकालिए या निकाल के मुंह लगा लीजिए, नहीं हो रहा है। अब नया सिस्टम आ गया है। चलिए, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते? साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कठोर जल में कौन होता है? कैल्शियम था मैग्नीशियम के आयन। अब ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, नहीं कि हार्ड वाटर जो होता है कंटेंट करता है कौन सा आयन? कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखिएगा, सबसे ऑब्जेक्टिव उठता है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब होता क्या है कि जब आप साबुन को, जब आपका साबुन जो है, अगर आप उसको, जैसे पोटासियम का साबुन है आपके पास, सोडियम का साबुन है आपके पास, जैसे ही उसको कठोर जल में डालिएगा तो कठोर जल में कौन उपस्थित है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये क्या करता है कि पोटासियम और सोडियम को विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो अब जो आपका साबुन कहला रहा था सोडियम वाला साबुन, पोटासियम वाला साबुन, अब कठोर पानी में डाल देने के बाद वो साबुन कहलाने लगता है कैल्शियम वाला साबुन, मैग्नीशियम वाला साबुन। नहीं, तो अभी कुछ देर हम लोग पहले पढ़े थे कि कपड़ों की सफाई के लिए बेस्ट साबुन कौन होता है? सोडियम साबुन या पोटासियम साबुन। किसी और धातु का साबुन बनाइएगा तो वो जल में अघुलनशील होगा। अगर जल में अघुलनशील होगा तो क्या वो सफाई करेगा? नहीं, ध्यान रखना है, जल में घुलनशील ना चाहिए। आप सर्फ मिलाते हैं तो पानी में पूरा घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? घुल जाता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो क्या होता है, कठोर जल में कैल्शियम था मैग्नीशियम के आयन होते हैं। जब साबुन को कठोर जल में मिलाया जाता है तो साबुन में उपस्थित सोडियम था
तथा पोटासियम को कैल्शियम या मैग्नीशियम विस्थापित करके एक दूसरे यौगिक का निर्माण करते हैं। यह यौगिक जल में अघुलनशील होता है, जिसके कारण साबुन की शोधन क्षमता नष्ट हो जाती है। बुझा रहा है? यानी डिटर्जेंट वही अच्छा जो पानी में आसानी से और जल्दी घुल जाए, वो ज़्यादा क्लीनिंग एक्शन दिखाएगा। बस में आ रहा है? अभी नहीं देखते हैं जो सस्ता पाउडर होता है उसको घुलाने के लिए पूरा बहुत देर तक नहीं मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए, नहीं जल्दी वो झगाता ही नहीं है। तो साबुन वही अच्छा होता है जो जल्दी झाग उत्पन्न करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो साबुन जल्दी झाग उत्पन्न नहीं करता है इसका मतलब वो घटिया साबुन है। बस में आ रहा है? ये भी उसका एक पहचान होता है। चलिए ध्यान दिया जाए, ये आपका देखिए सोडियम वाला साबुन दिख रहा है नहीं, अब इसको CaCl2, CaCl2 कहाँ पाया जाता है? कठोर पानी में नहीं, तो कठोर पानी में पाया गया आपका कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड कठोर जल में पाया गया। यहाँ सोडियम साबुन है, अब रिएक्शन के बाद देखिए क्या बन गया, कैल्शियम का साबुन बन गया नहीं। तो कैल्शियम साबुन जो होता है वो क्या होता है? इनसॉल्युबल। तो अगर इनसॉल्युबल होगा तो क्या ये कपड़ों की सफाई करेगा? नहीं, ये तो खुद ही पानी से अलग हो जाएगा, इनसॉल्युबल है। नहीं, आप पानी कपड़ा में नहीं डाल रहे हैं, कपड़ा में नहीं, पानी में कपड़ा डाल रहे हैं नहीं, हम लोग पानी में कपड़ा डाल रहे हैं नहीं, तो पानी में कपड़ा डाल रहे हैं तो सर्फ भी पानी में होना चाहिए। अब आपका सर्फ जो है इनसॉल्युबल है, नीचे प्रेसिपिटेट कर गया, बैठ गया, तो कपड़ा से वो कांटेक्ट ही में नहीं आएगा, तो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कपड़ा साफ करेगा? नहीं कर पाएगा। चलिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट जिनको आप संश्लेषित या संश्लिष्ट अपमार्जक कहते हैं, नहीं सिंथेटिक डिटर्जेंट, इनके बारे में देखना है। नहीं तो डिटर्जेंट सुन के देखते हैं दिमाग में क्या आता है? सर्फ नहीं दिमाग में आता है। साबुन सोच के दिमाग में आता है कि नहाने वाला साबुन, जबकि वहां पर जो साबुन अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक्चुअली कपड़ा साफ करने के लिए वही साबुन यूज किया जाता है। बस मेरा ये जो डिटर्जेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये डिटर्जेंट जो है ना, पढ़िएगा आप आगे, हमको भी बड़ा अजीब लगा। नहीं, अब हम मेरे दिमाग में डिटर्जेंट हम पढ़ रहे थे नहीं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि अच्छा डिटर्जेंट जो सर्फ उर्फ यूज करते हैं। नहीं, बाद में मालूम चला है कि दिस डिटर्जेंट आर यूज इन कोलगेट, दिस डिटर्जेंट आर यूज इन दंत मंजन, नहीं बोल रहे हैं हम लोग। बस क्या है, नहीं ये आपके बाल रंगने वाले डाइज में यूज किए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो उन लोगों में ये डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ें। संश्लिष्ट यानी संश्लेषित अपमार्जक वह शोधन अभिकर्मक हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं, परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में साबुन नहीं होते हैं। आप जो सर्फ यूज करते हैं वो साबुन ही है, जो आप सर्फ यूज करते हैं वो क्या है? साबुन ही है। उसको डिटर्जेंट हम लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट की खासियत क्या होती है? तो लिख रहा है यह सॉफ्ट यानी मृदु एवं हार्ड दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों प्रकार के जल में आप यूज कर सकते हैं, यानी सॉफ्ट पानी, जो कि पानी मीठा लगता है पीने में, उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो पानी खारा लगता है उसे क्या कहते हैं? हार्ड वाटर, ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, समुद्र का पानी हार्ड वाटर कहलाएगा। बस में रहा है, समुद्र के पानी में अगर कपड़ा धोना आसान होता नहीं तो सारा धोबी जो होता वहीं पहुंच गया होता, नहीं पहुंचता है। बस में आ रहा है, लेकिन देखते हैं नदी किनारे पे ही फीसते हैं लोग। चलिए देखा जाए, इतना में दिक्कत नहीं ना है। यह सॉफ्ट तथा हार्ड दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है। कौन? सिंथेटिक डिटर्जेंट, क्योंकि ये कठोर जल में भी झाग बनाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? कठोर जल में भी झाग बनाते हैं। कुछ अपमार्जक तो बर्फीले जल में भी झाग बनाते हैं। कुछ ऐसे भी डिटर्जेंट हैं जो बहुत ठंडे पानी में भी, जिसमें झाग बनाना पॉसिबल नहीं होता है, उसमें भी झाग बना देते हैं। नहीं, चलिए आगे आइए। संश्लिष्ट अपमार्जकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट जो हैं 3 टाइप के होते हैं। नहीं, ऋणायनिक होते हैं, धनायनिक होते हैं और अनायनिक होते हैं। अनायनिक का मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं हो, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अनायनिक, ध्यान रखना है। अब ऋणायनिक अपमार्जक के बारे में लिखा हुआ है। चलो भाई, ऋणायनिक अपमार्जक यानी कि एनायनिक डिटर्जेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो देखो, तो लिखा हुआ है कि ये लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहलों अथवा हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेटेड, ये लिखा हुआ है, ठीक है, व्युत्पन्न होते हैं। अब इसका मतलब अगले पेज में समझ में आएगा जब रिएक्शन देखेंगे। तो देखो यहां पर देखा जाए तो समझो पहले, जो हम लोगों का धनायनिक डिटर्जेंट होता है वो बनता कैसे है, समझ लो।
ये ध्यान से देखो कि ये एक लंबा कार्बन चेन दिख रहा है, CH3CH2 का होल 10 CH2, लंबा कार्बन चेन, और उसे क्या लगा है OH। तो ये क्या है अल्कोहल। नहीं, यानी कि दिमाग में आ रहा अच्छा जो हमारे केटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं, नहीं वो हम लोगों का लॉन्ग चेन अल्कोहल से बनते हैं, यानी वैसे अल्कोहल नहीं जिसके पास लंबा चौड़ा कार्बन चेन हो, उससे बनते हैं। देख रहे हो CH3 CH2 होल 10 CH2, देख रहे हो एक कार्बन 10 कार्बन और एक यहाँ पे 11 12 कार्बन हुआ ना, नहीं तो 12 कार्बन यहाँ पे है, तो 12 कार्बन का कार्बन चेन है और तब OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस लंबे अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराया गया, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे कराया गया, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हो कि ये क्या है, एसिड है। नहीं, और जो एसिड होता है वो क्या देता है, H+ देगा। नहीं तो यहां से H+ को उड़ाइए और यहां से OH को उड़ा दीजिए, तो इसमें से H निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ऐसे लिखें इसको, देखो तो इसमें से H निकल गया तो ऐसे बचेगा, इसको हमें तोड़ रहे हैं ऐसे H+ और O और फिर SO3H लिख सकते हैं। यहां देखिए हम यहां बना देते हैं, H2SO4 का फिगर ऐसा होता है। देखा जाए H2SO4 का जो फिगर होता है वो कुछ इस तरह का होता है ना। नहीं, इसमें से क्या निकाल दें, एक हाइड्रोजन को निकाल दो, और वो भी क्या निकला है H+। तो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर हटा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो ये क्या बना O- S डबल बॉन्ड O OH। बोलो दिक्कत है, इसको लिख रहे हैं ऐसे O S पर और कई को बच गया, और क्या बचा है, तो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं H+ निकालने के बाद। चलिए तो वही तो हम लिख रहे हैं OSO3H, और वो पर क्या है माइनस, दिक्कत है। तो यहां से आपका क्या निकल गया, ध्यान समझो, यहां से क्या निकला आपका, ये H+ दिया, एसिड क्या दिया H+, और यहां से क्या निकला OH। तो H निकल गया, OH निकल गया, और ये जाकर कहां जुड़ गया, कार्बन पर जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर उतरा है कि नहीं, CH3 जैसा यहाँ पर है, CH2 का होल 10 उतरा है, CH2 और CH से क्या जुड़ गया OSO3H जुड़ा है। ये जो लंबा चौड़ा अल्कोहल दिख रहा है इसका नाम है लड़ाइलल अल्कोहल। नहीं वही नाम है ना भाई, लड़ाइलल, यानी लड़ने वाला लग रहा है। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग का बन गया ये वाला, तो इसका नाम क्या लिखा हुआ है, लड़ाइलल हाइड्रोजन सल्फेट। नहीं, इसका नाम लिखा गया लड़ाइलल हाइड्रोजन सल्फेट। गलती पढ़ रहे हैं क्या, ठीक पढ़ रहे हैं ना। चलिए अब इस सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन किससे किया गया, बेस के साथ, नहीं NaOH के साथ किया गया। तो NaOH से करेंगे तो इसमें का एक और H+ हटेगा। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड कितने हाइड्रोजन का त्याग कर सकता है, 2 गो, तो एक H को त्याग कर दिया, अब एक और H को निकालेगा, एक और H को निकालेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नहीं, और यहां से क्या मिलेगा Na+, तो यहां से एक H हट जाएगा और H के ऊपर यहाँ कौन जाएगा Na+, और यहां से H हटेगा और यहां से OH हटेगा, और Na+ कहां जाएगा इसके साथ। तो देखो तो क्या बना है, CH3 उतार दिया, CH2 उतार दिया, CH2 उतार दिया, O उतार दिया, SO3 उतार दिया, और क्या लगा दिया Na+। बोलो दिक्कत है, और प्लस में क्या निकलेगा OH, और H मिले क्या बनाएगा H2O। तुम बाई प्रोडक्ट बना सकते हो चाहो तो, दिक्कत है। अब ये जो तुम्हारा सॉल्ट बना यही तुम्हारा केटाइनिक डिटर्जेंट कहलाएगा, धनायनिक अपमार्जक, नहीं सॉरी रिनाइनिक, हम लोग धनायनिक बोल रहे हैं, रिनाइनिक बनेगा। नहीं, क्योंकि रिनाइनिक इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लंबा कार्बन चेन होता है उस पर जो चार्ज होता है ना उसी के आधार पर नाम होता है। नहीं, तो जो लंबा कार्बन चेन है इस पर चार्ज क्या है, माइनस चार्ज, इसीलिए इसको रिनाइनिक हम लोग बोल रहे हैं। और ये आपका Na+ इससे आके चिपक गया, ध्यान रखना है। तो इसका नाम लिखा हुआ है सोडियम लड़ाइल सल्फेट। नहीं, ठीक है, सोडियम लड़ाइल सल्फेट रिनाइनी अपमार्जक। बोलो दिक्कत है, नहीं तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है, किसी को दिक्कत है नहीं। तो हम लोग क्या ध्यान रखना है कि जो रिनाइनी अपमार्जक बने वो कैसे बनेगा। नहीं, तो एक हम लोग को लड़ाइलल अल्कोहल ले लेना है, नहीं उसका रिएक्शन H2SO4 से करना है। नहीं, ये H+ देगा, ये OH देगा, H2O निकल जाएगा, OSO3H जुड़ जाएगा।
नहीं। अब फिर ये जो बना है इसका रिएक्शन किसे करना है, NaOH से, फिर NaOH का OH निकलेगा, इसमें का एसिड में का H निकल जाएगा और यहाँ पर Na जाकर जुड़ जाएगा। नहीं तो यहाँ से आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन लड़ाइलल, नहीं वही ना बना है, सोडियम लड़ाइलल सल्फेट, सॉरी नहीं तो ये क्या बन गया आपका डिटर्जेंट बन गया रिनायन वाला। चलिए एक और आपका डिटर्जेंट होता है रिनाइनिक डिटर्जेंट, वो कैसे बनता है उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके लिए लिया गया है डोडेसिल बेंजीन। क्या लिया गया है, डोडेसिल बेंजीन, नाम है भाई, अब यही सब नाम ही है, क्या कीजिएगा। डोडेसिल बेंजीन लिया गया है, तो कुछ है नहीं, बेंजीन तो आप जन्मे करते हैं, नहीं ये जो कंपाउंड है इसी का नाम डोडेसिल है, बस में रहा है, जिसमें एक्चुअली कार्बन कितने हैं 12 है कि नहीं, और हाइड्रोजन कितना है 11 दूना 22 और 3 25 है ना, नहीं तो 12 कार्बन और हाइड्रोजन 25। ध्यान रखना है, सिंपल है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो C12H25, ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया, डोडेसिल बेंजीन। इसका रिएक्शन फिर जैसे उसमें किए थे एसिड के साथ, एसिड से करो, नहीं तो याद रखो अब यहां पर ये बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन है, यहां पर कोई OH दिख रहा है क्या, यहां पर कोई अल्कोहल नहीं दिख रहा है, तो सोचो ये अल्काइल ग्रुप न है जी, ये जो है ये क्या है अल्काइल ग्रुप है। तो याद करो अल्काइल ग्रुप कैसे काम करते हैं, डोनर की तरह, और ये आपका H2SO4 और एक और H2SO4, जब डबल H2SO4 हम यूज करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है SO3H, सल्फोनेशन रिएक्शन ये हो रहा है। नहीं तो SO3H जो है ये डोनर के उपस्थिति में कहां जुड़ेगा, ऑर्थो चाहे पारा पर, ध्यान रखना है। नहीं तो ऑर्थो पर नहीं जुड़ेगा, क्यों ऑर्थो पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप यहां प्रेजेंट है और ये भी एक बड़ा ग्रुप है, तो यहां पे जब जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, नहीं रिपल्सन होगा, तो इसलिए कहां जुड़ेगा ये पारा पर। तो देख लो पारा पर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, नहीं तो ये जुड़ गया हम लोग का, तो ये बन गया डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोलो दिक्कत है, तो ये आपका बन गया डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसी का रिएक्शन किसे किया गया है NaOH से, तब तो वही काम करेंगे, फिर वही काम, H हटाओ OH को हटाओ और Na को यहां लगा दो, तो देख लो वही बना हुआ है तुम्हारा, है दिक्कत है। तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, जिसको हम लोग रिनाइनी अपमार्जक कह रहे हैं। बोलो दिक्कत है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, बस एक बार देख लेंगे ना ढंग से तो याद जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए लिखा हुआ है हम लोगों को कि रिनाइनी अपमार्जकों में अणु का रिनाइनी भाग शोधन क्रिया में भाग लेता है, यानी जो इसका मेन कंपोनेंट है वो कौन है, रिनाइनिक वाला पार्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, वही आपका सफाई वाले काम में भाग लेता है। यह अधिकतर घरेलू उपयोग में आते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं रिनाइनिक डिटर्जेंट, ये एक्चुअली कहाँ यूज में आता है, घरेलू उपयोग में। घरेलू उपयोग में देख लीजिए दंतमंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, नहीं डिटर्जेंट जो नाम सुन के सरफ दिमाग में आता है, नहीं यूज कहाँ हो रहा है, ही दंतमंजन में, मुंह धोने के काम में आता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला का है धनायनी अपमार्जक, नहीं यानी कि केटाइनिक। अब केटाइनिक वाले को देखना है, तो इसमें सिंपल है, थोड़ा सा बस बताया गया, देख लो 4 डिग्री एमीन के क्लोराइड, 4 डिग्री एमीन के क्लोराइड, तो 4 डिग्री एमीन का मतलब समझते हो ना, नाइट्रोजन, इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नहीं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। सोच लो जो अभी आप एनाइनिक पढ़े उसको याद करने के लिए क्या था कि वो सल्फेट कंटेनिंग होता है, उसमें सल्फर जरूर दिखाई देगा, SO3 जरूर दिखाई देगा, बस में आ रहा है ना। और ये जो आपका होता है इसमें नाइट्रोजन जरूर दिखाई देगा, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। ठीक है, कौन वाला, धनायनिक वाला। तो ये हो गया आपका 4 डिग्री, जैसे ये 4 डिग्री होगा नाइट्रोजन पे क्या आएगा प्लस चार्ज, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा तुम ले लो और यहां पर कोई तुम लगा दो Br माइनस, नहीं या Br माइनस की जगह पे और तुम क्या लगा सकते हो Cl माइनस। तो ये जो है ये किसका हम लोग का है, धनायनी अपमार्जक का है, ध्यान रखना है, पढ़ लो इसको। 4 डिग्री एमीन, तो 4 डिग्री एमीन का मतलब एक ऐसा नाइट्रोजन जिसे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, चारों तरफ कार्बन चेन होना चाहिए, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। 4 डिग्री एमीन ले लो, नहीं चलो 4 डिग्री एमीन के क्या, या तो क्लोराइड या तो ब्रोमाइड, ध्यान रखना है। ठीक है, लवण ही सामान्यतः धनायनी अपमार्जक होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। इनके धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, यानी ये जो भाग है इसी में कोई ना कोई एक कार्बन चेन बहुत लंबा होगा, ये तो सब में है,
नहीं, जब तक लंबा कार्बन चेन नहीं होता है तब तक ना सोप बनता है ना डिटर्जेंट बनता है, ध्यान रखना है। तो वही बोल रहा है कि इनके धनायनी भाग में, यानी इस भाग में ही जो कार्बन चेन आप लगाए हैं उसमें एक कार्बन चेन जरूर बहुत लंबा होगा, ठीक है। चलिए, तथा नाइट्रोजन अणु पर क्या होगा, धन आवेश। नाइट्रोजन पे क्या होगा, धन आवेश। काहे भाई, 4 डिग्री कह रहा है। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल रहता है, जब 4 बॉन्ड बनाए उससे प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये हम लोग का प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इसलिए इन्हें धनायनी अपमार्जक कहते हैं। चलिए अगले पे आइए, एग्जाम्पल दिया हुआ है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। नहीं, यही आपका जो है धनायनिक अपमार्जक है, ध्यान रखना है, जिसका नाम देखिए कितना अच्छा है, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड एक प्रचलित धनायनी अपमार्जक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, केस कंडीशनरों में, यानी केस बाल रंगने के लिए जो आप यूज करते हैं कंडीशनर, नहीं उसमें इसका यूज किया जाता है। बताइए, तो ये भी भरम खत्म हो गया। ये कम से कम इसको तो यूज होना चाहिए था कपड़ा साफ करने में, डिटर्जेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं, लेकिन ये भी कहाँ यूज किया, केस कंडीशन में। चलिए, धनायनी अपमार्जकों में जीवाणुनाशक गुण होते हैं, इसमें जो है जीवाणुनाशक गुण होते हैं, तथा ये महंगे होते हैं। ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए इनके सीमित उपयोग है। इसलिए इनका उपयोग क्या होता है, सीमित होता है, ध्यान रखना है। यानी अमीर लोग यूज करेंगे, नहीं गरीब लोग यूज नहीं करेंगे, बस मेरे हम लोग के लिए नहीं है ये सब। चलिए, हम हमारे पास पैसा वैसा नहीं है देखिए यहाँ पर ये देखा जाए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा तो एन पर दिया हुआ है CH3 देख रहे हैं, और एक तरफ आपका चेन क्या है, बड़ा है, एक तरफ चेन क्या हम लोग का बड़ा है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, अब आ गया तुमको अनायनिक अपमार्जक। नहीं है, किस पर, 4 कार्बन है नहीं, हाँ अच्छा, इसमें छूटा हुआ है हम लोग का, यहाँ पर N+ होगा, चारों तरफ होना चाहिए, क्योंकि 4 डिग्री अमीन होता है, एक तरफ और होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग का आ गया अनायनिक अपमार्जक। अनायनिक अपमार्जक में क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ऐसे डिटर्जेंट से कोई प्लस कोई माइनस चार्ज नहीं होगा। तो लिख रहा है इसमें देखो, अनायनिक अपमार्जकों की संरचना में कोई आयन नहीं होता है, ठीक है। चलो, लिखा हुआ है एस्टेरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवाकर एक अनायनिक अपमार्जक बनाया जाता है। यानी एस्टेरिक एसिड जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, C17H35COOH, उसी का फिर यूज कर रहा है यहाँ पर, नहीं, और एक यूज कर रहा है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। नहीं, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल उसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पोली लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है ना। जब भी पोली लग गया तो क्या होगा, कोई ना एक चेन हम लोग का लंबा होगा, बहुत लंबा होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर OH है, फिर यहाँ पर CH2CH2O है, ब्रैकेट के अंदर होल N है, CH2CH2 और OH है, इसी को बोल रहा है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। नहीं, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं। नहीं, देखने में खाली लंबा चौड़ा है, लेकिन प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ये एसिड है, ये अल्कोहल है, एसिड अल्कोहल में रिएक्शन होगा तो एक में से H हटेगा, एक में से OH हटेगा, अब बाकी को जोड़ दो। नहीं, तो यहाँ से हटा दो, यहाँ से मन करे कि यहाँ से H को हटा दें, यहाँ से H को हटा दो, और यहाँ से OH को हटा दो, जोड़ दो। नहीं, देख लो सब कुछ वही उतरा हुआ है, CH3 उतर गया, CH2 उतर गया, COO उतर गया, फिर HOH हट चुका है। नहीं, तो इससे कौन जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट CH2CH2O होल N, और फिर ये देख लो सब उतर नहीं गया है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया अनायनिक अपमार्जक। बोलो दिक्कत है। अगले पॉइंट पे आए, लिखा हुआ है बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव्य। नहीं, यानी जो अनायनिक अपमार्जक हैं ये कहाँ यूज में आते हैं, बर्तन धोने के काम में आते हैं, ध्यान रखना है, यही हमारे अनायनिक प्रकार के होते हैं। नहीं, इन अपमार्जकों की शोधन क्रिया विधि साबुनों की तरह होती है, यानी इनका जो काम करने का तरीका होता है, जो हम लोग साबुन पहले पढ़े उसी की तरह ये लोग काम करते हैं, ध्यान रखना है। चलो, तो ये खत्म हो गया हम लोग का, नहीं ब्लैंक आ गया, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम लोग का बचा हुआ है P ब्लॉक, ठीक है। तो P ब्लॉक हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो यही आपका अब लास्ट चैप्टर रह गया है, ध्यान रखना है। P ब्लॉक जो है वही आपका एक लास्ट चैप्टर रह गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एक हम लोग का बार बार ऑनलाइन क्लास में वीडियो ही रुक रुक के चल जा रहा है, नहीं ये परेशानी हो रहा था, लेकिन अब ठीक हो गया है, ठीक है। उसमें हो जाकर नेट का कुछ प्रॉब्लम था, और हम लोग कंप्यूटर में भी वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सबको जब हटाया उठाया गया ना,
तो ऐसा तो एडजस्ट किया गया तो अब ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर आज से चलेगा। लेकिन हाँ, क्लास का वीडियो हम डाल दिए आपका, तो आपका केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का प्रॉब्लम क्लास करेंगे, बस मेरा ना ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका 10 साल में 15 साल में, वो सब आज हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलिए। लाइव, अच्छा लाइव, हाँ तो लाइव ही क्लास चलाने की कोशिश किया जाए। लाइव वाले में इंटरेक्शन करना बनता है ना, या लगता भी है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग जवाब देना बनता है, बस मेरा है। और लाइव में उसी बहाने आप कुछ लिखते पढ़ते कुछ पढ़ लेते हैं, नहीं वो रिकॉर्डेड आ गया तो साइड पड़ा हुआ है, बस मेरा है, उसको आप जल्दी पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि लाइव में हम लोग पढ़ लिया जाए। ठीक है।